नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज हम महाकवि बाणभट्ट की शैली एवं काव्य सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। ये आपका काव्य सौंदर्य अलग होता है और एक महाकवि बाणभट्ट की जो शैली का प्रश्न आता है, इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बाणभट्ट का जीवन परिचय बताया, उनकी जो पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। बिल्कुल बाल्यकाल में ही उनकी माता का मृत्यु हो गया था और जो पिता थे चित्रभानु, उन्होंने जो है 14 वर्ष तक उनका पालन पोषण किया। इसके बाद पिता की भी मृत्यु हो गई थी। फिर आपको मैंने बताया कि जो है बाण यायावरी जीवन व्यतीत करने लगे, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाने लगे और जो है वो जो है धीरे धीरे विद्वानों के संपर्क में आए और वो जो है फिर जो है रचनाएं करने लगे और जो है पढ़ने लगे। ये था। फिर मैं आपको बताया था कि उनकी रचनाएं लिख देना है, कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-3 रचनाएं आपको जो याद रहें उनको लिख देना है। ठीक है, मुकुट ताड़ितक हो गए, पार्वती परिणय हो गई, ये सब रचनाएं उनकी हैं, तो आपको ये लिख देना है। तो आज बाण की शैली में आप क्या लिखेंगे, देखो वही आपको थोड़ा मिलाकर बनाना है कि बाण जो है संस्कृत गद्य काव्य के मूर्धन्य सम्राट यानी गद्य सम्राट कहे जाने वाले बाणभट्ट, उन्होंने गद्य में यानी जो गद्य है पद्यों से भी अधिक सौंदर्य एवं चमत्कार प्रदर्शन किया है। यानी जो कोई कवि पद्य है, पद्य बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, जैसा कोई गाना गाया जाएगा कि आप देखे होंगे, पद्य को जानते हैं, छंद ताल व तुकबंदी से युक्त जो होती है, यानी एक जो छंद तालों में लय में बद्ध होती है, ऐसी रचना वो जो है पद्य में होती है। और गद्य में तो कोई भाई न छंद है न कोई लय है। आप देखेंगे ऐसे पढ़िए, गद्य है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गद्य है, मैं जो बोल रहा हूँ ये गद्य है। पद्य में आप देखते हैं कितने संजो कर लिखते हैं। तो अधिक सौंदर्य एवं चमत्कार प्रदर्शन किया है। बाण की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने अपने दोनों गद्य काव्यों में, यानी जो भी उनके कादंबरी, हर्षचरितम, ये जो गद्य काव्यों में शैलीगत समस्त विशेषताओं का संग्रह करने का प्रयत्न किया है। यानी बाणभट्ट ने अपने गद्य में काव्यों यानी जो कह लें कि पद्य हैं उनसे भी अधिक सौंदर्य अपने जो है गद्य में उत्पन्न किया है। ठीक है, तो इसमें जो है बाणभट्ट सिद्धहस्त हैं, ये समझ लीजिए, करने का प्रयत्न किया है। अतः उनके ग्रंथ सभी के लिए आनंददायी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कादंबरी को आप पढ़ेंगे, अब देखें पढ़े ना कि कादंबरी को चाहने वाले जो है कादंबरी रसज्ञा, यानी जो कादंबरी को पढ़ने वाले जो हैं उनको तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती। जब आप कादंबरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आनंद आएगा। बाण के अनुसार नवीन एवं चमत्कारिक अर्थ, उत्कृष्ट स्वभावोक्ति, सरल श्लेष प्रयोग और सुंदर रसाभिव्यक्ति और जो है ओज गुण युक्त शब्द योजना से सारे गुण एकत्र दुर्लभ हैं। ऐसे गुण के भाई कहीं श्लेष का भी प्रयोग हो, कहीं सुंदर रस भी आया हो, उसमें रस भी बहुत अच्छा हो, वहाँ गुण भी अच्छी हो, शब्द योजना अच्छी हो, ये सारे एक जगह गुण हो जाएं, ऐसा दुर्लभ है। भाई आप व्यक्ति हैं, आपके अंदर संगीत भी हो, आप अच्छा संस्कृत पढ़ भी लें, संस्कृत पढ़ा भी लें, इंग्लिश भी आए, हिंदी भी आए, गणित भी आए, ऐसा जो है प्राय सब में दुर्लभ होता है। लेकिन बाणभट्ट में ऐसा नहीं, बाणभट्ट तो उनको बेहतर तरीके से आ रहा है। परंतु बाण की रचनाओं में ये सारे गुण प्राप्त होते हैं, देख सकते हैं बाणभट्ट जो है इनमें सारे गुण प्राप्त होते हैं। अब देखिए बेटा किस प्रकार से आपको लिखना है बाण की शैली में, तो आपको ये हेडिंग याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी ये जो चीज लिखा मैं आपको बिल्कुल मिनटों में याद करा दूंगा। बस अब आपको यहाँ तक जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है। पहले रखेंगे कि अगर बाणभट्ट की शैली पूछेगा तो शैली में हमें रीत लिखना होता है। शैली में हमारा बाणभट्ट की शैली आएगी और बाणभट्ट की भाषा आएगी और अलंकार आएगा कि बाणभट्ट कौन से अलंकार का प्रयोग किए हैं, और रस आएगा और जो है चरित्र चित्रण आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपके 1 सेकंड के अंदर अंदर ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। रीति, तो बाणभट्ट जो है आपको लिखना है कि बाणभट्ट जो है पांचाली रीति के कवि, यानी पांचाली रीति। पांचाली का तात्पर्य क्या है या पांचाली क्या है,
तो जैसा मान लो कि अगर कहीं नदियाँ है, नदिया के अगल बगल जो है बढ़िया हरे भरे वृक्ष हैं, तो उसी प्रकार से उसका वर्णन किया जाए। जिस प्रकार से कि एक नदी है और नदी के बगल में वृक्ष जो है हरे हैं, उसमें कोयल बढ़िया गूंज रही आम की डाल पर, तो वैसा ही वर्णन किया जाए। तो ऐसे ही बाणभट्ट हैं, उनकी रचनाओं में जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं, मान लो वो नदियाँ और वहाँ का वो जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो उनकी भाषा का भी अनुपम समन्वय मिलता है। पांचाली रीति का तात्पर्य यह है कि विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग और बाण इसके सिद्धहस्त कवि है, ये मान लीजिए। अब शैली में बात करेंगे तो देखो, बाणभट्ट के समय जो है 4 प्रकार की गद्य शैलियां प्रचलित थी। यानी जो बाण का जो समय था, 7वीं शताब्दी जो बाण का समय था, तो उस समय 4 प्रकार की शैलियां प्रचलित थी। इनमें से 3 बाण के साहित्य में मिलती हैं। कौन कौन सी? दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। ये जो शैलियां हैं मिलती हैं। बाण का किसी शैली पर विशेष आग्रह नहीं रहा। यानी कि अब ये नहीं कि भाई एक ही ढर्रा को पकड़ लें। मान लो मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आप नदिया के किनारे वृक्ष हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, तो आप कोई एक प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो बाणभट्ट ने कोई एक शैली को पकड़ के नहीं रखा, वो सब में काम करते रहे, बराबर काम करते रहे। कादंबरी में उनके देख लीजिए किस प्रकार से प्रेम की कथा बनी हुई है, ठीक है। तो ये था उनकी जो है शैलियों के बारे में। तो आप लिखेंगे कि बाणभट्ट के समय 4 प्रकार की शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से बाण ने अपने साहित्य में, गद्य साहित्य में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहिता। बाण का किसी शैली पर विशेष आग्रह जो है नहीं रहा है। समासों का अस्तित्व गद्य शैली की प्रमुख विशेषता माना जाता है। यानी जो समास हो उसमें ऐसा जो है गद्य शैली की प्रमुख विशेषता माना जाता है। ओजः समास भूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम। यानी जो देखो गद्य में समास भी बहुत जरूरी है। समासों का जमघट लगा देने वाले बाण ने कमाल दिखाया। जिस प्रकार उन्होंने समास बहुल लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार समास रहित छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग भी कौशल जो है दिखाया है। अब भाषा देखिए, भाषा बाणभट्ट की कैसी है? तो बाणभट्ट की जो भाषा का वो प्रवाह है वो अविच्छिन्न है, ठीक है, वो रुकने वाला नहीं है। वो एक वर्णन करने के बाद दूसरा वर्णन करने लगते। उन्होंने भाव और भाषा का अत्यंत सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। श्रृंगार रस के वर्णन में कोमल कांत पदावली का उन्होंने प्रयोग किया है। जहाँ पर उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है वहाँ कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है। जहाँ करुण रस का वर्णन किया है वहाँ सरल सुबोध पदावली का प्रयोग किया। इसलिए उनके काव्य में यानी उनके काव्य में ललित पद विन्यास और रचना शैली अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। यानी हमें मोहित करने वाली प्रतीत होती है। नए नए अर्थों का सन्निवेश भी उन्होंने विलक्षण ढंग से किया है। बाण का अक्षय शब्दकोश और पदावली का अभिराम स्पंदन काव्य के लिए अपेक्षित समस्त तत्व जो बाण की कृतियों में वर्तमान में हैं, उसे देखकर ही ये जो है प्रसिद्ध हुआ। क्या? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये उक्ति चल पड़ी। अब इस उक्ति का अर्थ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। भाई जो बाणभट्ट जो गद्य को लिखे हैं, इसके बाद जितने भी कवि गद्य को लिखे हैं वो उनका जूठन है। ये जो है बाकी सब जूठन है। ये बाणभट्ट के बाणोच्छिष्टम यानी उच्छिष्ट जो उनका जूठ है, जगत सर्वम, ये जगत सर्व जो है उनका सारा जूठन लिख रहा है गद्य में, क्योंकि बाण तो गद्य सम्राट है। ये इसका अर्थ है। मैं आपको इसका एक प्रश्न पूछा जाता है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक एक शब्द का, पंक्ति का अर्थ और क्या लिखना, कैसे लिखना, वो बताऊंगा आपको। अलंकार में बाण की रचनाओं में अलंकारों की छटा दर्शनीय है और उन्होंने अलंकारों का प्रयोग समुचित और अत्यंत स्वाभाविक रूप में किया है। कहीं भी अलंकारों के कारण भाषा की रमणीयता, यानी जो भाषा की सुंदरता है, रमणीयता है, उसमें कोई भी व्याघात उत्पन्न नहीं हो, उसमें कोई भी नीचापन नहीं आया है। बाण ने इतने सावधानी पूर्वक अलंकारों का प्रयोग किया। भाषा में देखिए अलंकार, जिस प्रकार से अलंकार क्या होता है, जिस प्रकार से कोई स्त्री जब सजती है, अपने आभूषण पहनती है तो स्त्री बहुत अच्छी लगती है, इसी प्रकार से भाषा में जब अलंकार को आरोपित कर दिया जाता है, अलंकार को रख दिया जाता है, तो वह भाषा बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो ये था। अब देखिए व्याघात नहीं उत्पन्न हुआ। बाण के अलंकार प्रयोग के विषय में प्रसिद्ध है कि बाण के लंबे लंबे समास यदि पहाड़ी नदी वदी वेगवती धारा के समान है तो उनकी श्लिष्ट
उपमाएं इंद्रधनुष की भांति उन्हें उसे जो है रंगीन बना देती हैं। उनके अनुप्रासों में भाषा में एक विलक्षण सुर माधुर्य आ गया है जो है, और जो है उनके श्लेष जूही की माला में पिरोए गए चंपक पुष्पों की भांति है। बाण की उत्प्रेक्षाओं और उपमाओं से संपूर्ण कथा व्याप्त है। बाण वस्तुतः बाण के चित्रणों का अधिकांश सौंदर्य उनकी उत्प्रेक्षाओं में ही है। बाण के अर्थापति और विरोधाभासी आदि अलंकारों में भी बड़े स्वाभाविक बन पड़े हैं। यानी जो अर्थापति है, विरोधाभास, इनका भी बाण भट्ट ने बहुत जो है अधिक प्रयोग किया है। ठीक है। अब रस में आप क्या लिख सकते हैं, तो रस में देखो आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि रस में बाण भट्ट रस सिद्ध कवि हैं। उन्होंने उनका जो श्रृंगार रस है वो प्रिय रस है। पूछा जाएगा श्रृंगार रस किसका प्रिय रस है, कालिदास का है, कालिदास का भी है, बाण भट्ट का भी है। वे संभोग श्रृंगार के वर्णन में जितने सिद्धहस्त हैं उससे अधिक उन्होंने विप्रलंब श्रृंगार के वर्णन में उन्हें जो है सफलता मिली है। यानी संभोग श्रृंगार वह होता है जब नायक नायिका दोनों आपस में होते हैं, प्रेम करते हैं, और जो विप्रलंब यानी जब अलगाव हो जाता है तब, तो अलगाव का जो वर्णन किए हैं वो बहुत अच्छे से बाण भट्ट ने किया। देखिए आप देखेंगे कादम्बरी का और चंद्रापीड़ का किस प्रकार से अलगाव, महाश्वेता का और पुंडरीक का किस प्रकार से एक दूसरे का प्रेम, तो बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया। बाण जिस रस का प्रयोग करते हैं उनका मार्मिक वर्णन कर पूर्ण रसास्वाद कराते हैं। चरित्र चित्रण में देखिए अब यहाँ पर आपको मेन पॉइंट है लिखना है, बाण ने हर चरित्र में ऐतिहासिक और कादम्बरी के काल्पनिक पात्र लिए हैं। कादम्बरी के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं, साथ ही दिव्य लोक के पात्र भी हैं। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण अति उत्तम है, जबकि गौण पात्रों का चित्रण उतना प्रभावशाली नहीं बना। बाण मर्यादित प्रेम के समर्थक हैं। बाण ने तत्कालीन समाज और संस्कृति का बहुत सुंदर और सजीव चित्रण किया है। बाण के सुभाषित और उनकी सूक्ष्म दृष्टि चिंतन शक्ति के परिचायक हैं। बाण की दो एक प्रशस्तियां यहाँ दी जा रही। कादम्बरी के उत्तर भाग में 7वें श्लोक में कादम्बरी की रसभरता के विषय में भूषण भट्ट ने स्वयं कहा, क्या कहा कि कादम्बरी रस भरेणो समस्तएवो मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनो अयम। ये इन्होंने जो है कादम्बरी के 7वें, कादम्बरी के उत्तर भाग 7वें श्लोक में लिखा। तो ये आपको लिखना कोई जरूरी नहीं, इतना आप जो है बाण भट्ट के बारे में, जो बाण भट्ट की शैली का प्रश्न आता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तो आपको बेहतर नंबर मिल सकते हैं। तो अपने जो दोस्त हैं, आपके जो ग्रुप हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके पास भी भेजिए, क्योंकि यह चैनल आपका हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। और कक्षा 12 के बाद आप क्या करेंगे ये हम आपको पूरा बताएंगे, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है और कैसे आप पहुंचेंगे, कहाँ रूम लेना, सब जानकारी के साथ आपको बताऊंगा। नमः संस्कृताय।